नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ख़ास शख्सियत हैं जो न केवल पुलिसिंग बल्कि पुलिसिंग के साथ में जो उसके आयाम हैं, इन्वेस्टिगेशन है या एविडेंस कलेक्शन है या उसकी इन्वेस्टिगेशन है, फॉरेंसिक जो साइंस है उसका अहम रोल क्या है, उन सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत के लिए। और डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का, और ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक फॉरेंसिक लैब तो थी लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूट की कमी थी, और उस कमी की पूर्ति के लिए इसी सत्र से इंस्टीट्यूट ने अपना कोर्स भी जो है शुरू कर दिए हैं, और आज हम उन्हीं के कैंपस में उनके साथ बात कर रहे हैं। आपकी सेवा बहुत विस्तृत रही है। एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर आपने एसएसपी के तौर पर अलग अलग जनपदों में सेवाएं दी, उसके बाद आगे बढ़कर आपने एटीएस के लिए काम किया, और उसके बाद सीबीआई में आप स्पेसिफिक तौर पर अगर कहें तो एंटी करप्शन यूनिट को आप नेतृत्व करते रहे। इतना बड़ा एक्सपोजर है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में भी आप गए, वहाँ भी आपने काम किया, और उसके बाद फॉरेंसिक जो साइंसेस हैं उसमें स्टडी और ज़्यादा समझ विकसित करने के लिए दुनिया के अलग अलग फेलोशिप में आपने काम किया, और अब उत्तर प्रदेश को सेवाएं दे रहे हैं। आपको इतने सारा अनुभव आपने अध्ययन किया, शोध किया, अब उसको आप ज़मीन पर उतार रहे हैं। फॉरेंसिक साइंसेस में कितनी इम्पोर्टेंस है, खास करके जब हम इन्वेस्टिगेशंस को एक्सपोज करना चाहते हैं और अपराधियों को उनके मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं? तो नमस्कार श्रोताओं को मेरी तरफ से, और ख़ास करके जो हमारा यूपी SIFS लखनऊ है उसकी तरफ से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा, ये संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवनिर्मित संस्थान है, और ये वर्ष 2021 1 अगस्त को इसकी नींव रखी गई। माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, और रिकॉर्ड 2 वर्ष के अंदर इतने बड़े संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में बनाया गया। ये 50 एकड़ में बना हुआ संस्थान है, और मैं इसका फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। जैसा कि आपने बताया कि मेरा जो इंटरेस्ट है आईपीएस ऑफिसर के साथ साथ जो मुझे विभिन्न संस्थानों में देश विदेश में जाने का मौका मिला, फुलब्राइट फेलोशिप पे मैं 2022 में कॉर्नेल लॉ स्कूल और अमेरिका के जो विभिन्न संस्थान थे, विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ और पुलिस के डिपार्टमेंट, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, इन सब से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। क्योंकि मेरा इस क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च का भी काम रहा। मेरे द्वारा पहले मैंने PhD की थी जब मैं नौकरी में आने से पहले, फिर मैंने लॉ किया, LLB की, LLM किया, और फिर सेकंड PhD टाटा इंस्टीट्यूट से की जो फोरेंसिक साइंस एंड लॉ पे थी, और उसके बाद मैंने NFSU से पोस्ट डॉक्टरल भी किया, और मैं इंडिया का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको पोस्ट डॉक्टरल फोरेंसिक साइंस और लॉ में है। और ये इंस्टीट्यूट वहीं से एफिलिएटेड भी है आपका? हाँ, ये हमारा जो ये संस्थान है ये NFSU नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर से एफिलिएटेड है। इस संस्थान की जो विशेषता है वो इस बात की है कि यहाँ फोरेंसिक साइंस और लॉ इन दोनों का हमने सम्मिश्रण किया है, और इस सम्मिश्रण की आवश्यकता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो उसमें जो हमें सच्चाई तक पहुंचना होता है। जैसे अगर हमारा आप लोगों देख रहे होंगे ये, तो इसमें 3 शब्द लिखे गए हैं। जस्टिस एंड एविडेंस ऊपर लिखा गया है, ट्रुथ है, और इसमें एविडेंस है। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें, ये जो आप लोगो देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, इस लोगो के अंदर इसका हमने एक ऑर्डिनेंस भी बनाया है, और ये जो आपने कलर भी देखे हैं इसके या इसकी शेप है, इसका सबका साइंटिफिक बेस बनाया गया है। क्यों रखे हैं हमने? जैसे आप अगर इसमें ध्यान दें, ये जो कंप्यूटर का जो एक सिंबल बना हुआ है, इसके अंदर जो पुस्तक बनी हुई है, ये इसका मल्टीपर्पज़ यूज दिखाया गया है। कंप्यूटर को आप मल्टीपर्पज़ यूज में कर सकते हैं, उसमें लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, उसका साइबर के लिए भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं जो बात कर रहा था, जस्टिस जो है समाज का सबसे महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है। हर आदमी चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, चाहे वो पुरातन समाज रहा हो, चाहे नवीनतम समाज हो, बच्चा हो, बड़ा हो, अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी देश हो। और कानून के राज की जरूरत भी है, कानून का राज की आवश्यकता हर आदमी चाहता है। तो जस्टिस जो है वो एक सिंगल समाज का ऐसा गुण है जिसे हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन उस
न्याय तक पहुंचने के लिए, जस्टिस तक पहुंचने के लिए जरूरी है ट्रुथ को ढूंढना। और ट्रुथ एविडेंस पर आधारित है। ट्रुथ एविडेंस पर आधारित है। लेकिन जो हम जनरल एविडेंस जो हम ढूंढते हैं या करते हैं वो मौखिक रूप से होते हैं, जिसमें इस बात के चांस होते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, किसी का व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट हो, कोई द्वेष भाव हो। कई बार आदमी धोखे में भी कुछ बोल देता है, देखा कुछ और है उसमें, है कुछ और, देख नहीं समझ पाया कुछ और है। या कई बार लोग जो हैं वो होस्टाइल हो जाते हैं दबाव में या किसी अन्य कारण से। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि हम मौखिक साक्ष्यों को ये नहीं मान सकते कि उसमें कोई अन्याय होने की संभावना, प्रमाणिकता उनकी कम होती है। तो इस काम को सपोर्ट करने के लिए फोरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। फोरेंसिक साइंस न्यूट्रल है। फोरेंसिक साइंस को आप रिपीट कर सकते हैं। मान लिया आपको शक हुआ कि किसी ने डीएनए ठीक नहीं किया, अगर आपके सैंपल है तो दोबारा कर सकते हो, लेकिन मौखिक को कैसे आप करोगे? आप दूसरी प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। दूसरी प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो जो हमारा फोरेंसिक साइंस का जो एविडेंस है वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, उसकी मानकता है। तो इसलिए फोरेंसिक साइंस में इसका जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में फोरेंसिक एविडेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने इस जो संस्थान के अंदर क्या किया है कि फोरेंसिक साइंस की जो नॉलेज है वो विश्व स्तर की बनाई है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो वैसे तो हमारे देश में पिछले 40-50 साल से फोरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी की अध्ययन किया जा रहा है। सागर में बहुत पहले से अध्ययन किया जा रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली में भी संस्थान है और भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। लेकिन नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इस इंस्टीट्यूट की एक खास बात यह है कि ये फोरेंसिक साइंस के लिए डेडिकेटेड है। तो जो इंस्ट्रूमेंट इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर है वो और कहीं नहीं, वो और होना बहुत मुश्किल है। हमने देखा आपकी प्रयोगशालाओं में। हाँ, तो जैसे अब आप हमारे यहाँ देखिए कि अभी हम 6 महीना लगभग हुआ है, और 6 महीने में मैं ये बात कह सकता हूँ कि बहुत ही कम संस्थान ऐसे होंगे जहाँ इतने हाई ग्रेड के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, तो जिस तरीके की जो ट्रेनिंग, चूँकि ये जो शिक्षा है फोरेंसिक साइंस की, वो केवल आपको पढ़ने से नहीं होगी जब तक आप उसका हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, और वो भी रियल केसेस पर, रियल केसेस में। दूसरा इसका हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसका ये फ़ायदा है कि जो पुलिस के केसेस हैं, मान लिया मैं कमिश्नर लखनऊ से या हमारे जो आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे हम अभी जल्दी ही अपने बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लाइव केसेस पे भी भेजेंगे। तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर ये सुविधा नहीं हो सकती। तो ये कई ऐसे गुण हैं या कई ऐसे हमारे स्पेशलाइजेशंस हैं जो किसी और इंस्टीट्यूट को करने में बहुत कठिनाई होगी। हाँ, आपके यहाँ जो एक तो इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो भी अपने आप में एक बड़ा विशिष्ट है। इंटीग्रेटेड कोर्स, तो हमने क्या किया है कि हमने जो पिछले साल जब ये कोर्स को हमने शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा इस हमारा जो पहला सत्र 2023-24 था उसमें 5 कोर्स हमने शुरू किए। एक कोर्स BSc MSc का इंटीग्रेटेड कोर्स फोरेंसिक साइंस में था और 4 डिप्लोमा कोर्स। तो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पे बुलाए बच्चों को, और लगभग 2.5-3 घंटे वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और लंबा उनके साथ उन्होंने वार्तालाप की, और बच्चे उससे बहुत ही प्रभावित हुए। और बड़े आज तक भी वो बात उनके लिए, मैं समझता हूँ कि जीवन की उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक रहेगी कि शायद ऐसा संस्थान शायद यही हो, मैं समझता हूँ कि जिसमें निश्चित रूप से कोई भी जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इतना समय किसी इंस्टीट्यूट में, किसी इंस्टीट्यूट के बच्चों को अपने घर पे बुला के दे। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और ज़रूर हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कानून को और ज़्यादा सशक्त करने के पक्षधर हैं, लेकिन उसका ये बहुत बड़ा अहम पहलू है कि कहीं पर भी जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं उसके ज़रिए जब केसेस में डिटेल्स आती हैं तो केसेस का डिसीजन बड़ा फास्ट होता है, वरना बहुत लंबित केसेस रहते हैं। और हम देखते हैं कि उसकी सुविधा कम होने के कारण कई बार विसरा रिपोर्ट्स आने में साल भर लग जाता है, 2-2 साल लग जाता है, और अलग अलग कारण है उसके। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि न्यायिक व्यवस्था में फोरेंसिक साइंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आपको मैं एक और बात सभी को बताना चाहता हूँ, खास करके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और ये बहुत हर्ष का विषय है कि जो अभी भारत सरकार के द्वारा जो हमारे मेजर जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, जिसमें IPC आपने सुना होगा, CRPC, एविडेंस एक्ट, उन तीनों को उनका पूरा भारतीयकरण कर दिया गया है, नवीनीकरण कर दिया गया है। तीनों एक्ट नए बन गए हैं पूरे। अब हमारी IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट ये 1 जुलाई 2024 से नए एक्ट हमारे आ जाएंगे, ये पुराने रिपील हो जाएंगे। रिपील का मतलब समाप्त हो जाएंगे। सभी लोग जो है अपने अपने संस्थान का गुणगान करते हैं, व्याख्यान करते हैं और इसको, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी हुई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023,
उसकी जो सेक्शन 176(3) है उसमें ये प्रावधान बनाया गया है कि जो अपराध जिनमें 7 साल या उससे अधिक की सजा है उनमें सभी में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी हो जाएगा। तो अब आने वाले समय में जो ये नए बच्चे अभी आ रहे हैं, जैसे अभी हमारा बैच चल रहा है या आगे बच्चे आएंगे या जो फोरेंसिक साइंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम भविष्य का काल चल रहा है। ये मैं समझता हूँ कम से कम 2 डिकेड तक 20-25 साल जो है आने वाले समय में निश्चित रूप से जो ये समय है, जैसे एक समय में इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपका सीए, इसकी बहुत डिमांड है, आज भी है उनकी, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से आने वाले डिमांड बढ़ती जाएगी। हाँ, जैसे आपका 5 ईयर का लॉ जब से आया पिछले 10-15 साल से, तो उसकी काफ़ी लॉ की एक इम्पोर्टेंस बनी। तो मैं समझता हूँ कि लॉ और फोरेंसिक साइंस का जो हमने एक ये कॉम्बिनेशन बनाया है, और ये कॉम्बिनेशन में ये शर्तिया कह सकता हूँ आपसे कि ये विश्व में नहीं है, कहीं भारत की बात छोड़ दीजिए, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। और मैं इसको किस वजह से मैं कहता हूँ, मैं इसको क्वालिफाइड सेंटेंस से करता हूँ कि क्या कभी आप सोच सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस के बच्चे को हम मूट कोर्ट में लेके जाएं। हमारे यहाँ मूट कोर्ट आप शायद पता नहीं गए हैं अभी, तो मूट कोर्ट हमारे यहाँ है। हम फोरेंसिक साइंस के बच्चों को मूट कोर्ट अभी से करा रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस भी होगी। कारण क्या है उसका कि जब हमारा फोरेंसिक एक्सपर्ट कोर्ट में जाते हैं तो उनको अनुभव नहीं होता, उन्हें कोर्ट की लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन जब हम उनको ट्रेंड यहाँ से करके भेजेंगे, उनको जब कोर्ट में खड़ा होना कैसे बात होती है, तो कोई चीज़ आप पहली बार करें और किसी चीज़ को आपने 5 साल किया हो तो आप खुद समझ सकते हैं। तो सहजता, सरलता। दूसरा, उनको हम लॉ पढ़ाते हैं। हमने यहाँ 2 टीचर लॉ के रखे हुए हैं फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक डिफरेंस है। इसी तरीके से जो अब हमारे जो नया जो बैच आने वाला है, जो 2024-25 के लिए अब हम 3 कोर्स ला रहे हैं ग्रेजुएशन के, जिसमें एक हमारा जो अभी रेगुलर चल रहा है कोर्स, ये दोबारा रिपीट होगा। ये है बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स है, वो फोरेंसिक साइंस में है। दूसरा कोर्स है बीएससी फोरेंसिक साइंस एलएलबी। ये एक यूनिक कोर्स है, ये कहीं नहीं है। डुअल स्पेशलाइजेशन हो गया? नहीं, डुअल तो है ही है, लेकिन जैसे बीएएलएलबी होता है, बीबीएलएलबी होता है, बीसीएलएलबी होता है, तो ये बीएससी फोरेंसिक साइंस एलएलबी है। इसमें हम फोरेंसिक साइंस और एलएलबी इसका मिश्रण करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हमारे आएंगे आगे, लॉ करने वाले लॉ प्रैक्टिशनर्स आएंगे, जो जुडिशरी में जाएंगे, वो प्रोसिक्यूटर बनेंगे, वो डिफेंस लॉयर बनेंगे, वो एनजीओ चलाएंगे, उनकी बेहतर समझ भी होगी, तो उनकी प्रॉपर समझ होगी पूरी तरीके से। दूसरा, कभी आप कोई इंस्टीट्यूट का कभी कोई ये सोच सकते हैं कि जो हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं वो जाए करके फोरेंसिक साइंस की लैब में प्रैक्टिकल करें, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो अभी जब हम इनको लेंगे बच्चों को, जुलाई से जब हम कोर्स शुरू करेंगे, तो उन बच्चों को लेबोरेटरी के साथ हम जोड़ेंगे, लॉ विद लेबोरेटरी। ये एक हमारा नया कॉम्बिनेशन है। तो हमारा जो टैग लाइन है, लॉ विद लेबोरेटरी। कोर्ट में अमूमन अधिवक्ता प्रोसिक्यूट करते हैं, लेकिन उनके पास ये अवेयरनेस या जानकारी या उसके डीप नॉलेज नहीं होती। और मैं इसमें आपको क्वालिफाई करना चाहता हूँ, जैसे हम अभी कुछ कोर्स प्रैक्टिशनर्स के लिए भी लाने वाले हैं, जो ऑनलाइन कोर्स होंगे जल्दी। अब हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जो हम कोर्स देंगे, जैसे आप बहुत सारे कोर्स चलाते हैं या बहुत सारी इंस्टीट्यूट में चलते हैं, जैसे आप साइबर लॉ पे आप कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, तो वो केवल थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि ईएमआई क्या होती है, या मान लिया थोड़ी देर के लिए आईएमआई मैंने जो कहा वो क्या है, या उसकी हैश वैल्यू क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या जो हम कहते हैं डेटा का डंप है ये, या हमने कहा कि डेटा एक्सट्रैक्ट किया, तो उन्हें कभी ये चीज़ें केवल कागज पे लिखी हुई मिलेंगी। यहाँ क्या होगा कि यहाँ हम उनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, करा के दिखाएंगे उनको कि डेटा की एनालिसिस कैसे होती है, कहाँ पे टेम्परिंग हो सकती है, कहाँ पे उसकी जो एक्सट्रैक्शन करने में किस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब आप उसका हैंड्स ऑन करेंगे तो हम क्रिमिनल लॉ विद प्रैक्टिस करके हम कोर्स लाएंगे। तो हमारा कोई भी जो कोर्स है वो बिना लेबोरेटरी के पूरा नहीं होगा, ये यूनिकनेस है। ये बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके साथ जो ये आपके पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं स्पेशलाइजेशन के साथ, उनको भी थोड़ी ब्रीफ वो हम आपके मीडिया के लिए भी लाने की। अच्छा, क्या बात है। हाँ, जैसे हमने कुछ नई टर्मिनोलॉजी दी है। जैसे हमने एक टर्म बनाई है जिस पे हमने पिछले साल ऑनरेबल यहाँ हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस भी थे वो भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हमने कार्यक्रम किया, जो लीगल एड आपने सुना होगा। तो उसमें हमने एक टर्म जोड़ी है जो नई है, नौवीं हमारे द्वारा दी गई है, वो है फोरेंसिक एड।
कहने का मतलब ये है कि लीगल एड तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप उसको फोरेंसिक एड नहीं देंगे। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसको मैं समझता हूँ कोई आदमी इसको डिनाई नहीं करेगा कि लीगल एड बिना फोरेंसिक एड के इनकम्प्लीट है। इसी तरीके से हमने फोरेंसिक जर्नलिज्म की बात सोची है, क्या बात है, फाइनेंशियल फोरेंसिक्स की बात हम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फोरेंसिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे अभी कोई हम एयर की पोल्यूशन की बात करें, हम अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो उनके कोई बहुत स्टैंडर्ड मानक बनाने की जरूरत है फोरेंसिकली। ऐसा नहीं है, टेस्ट अभी भी हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उस पर कोई लीगल चैलेंज हो जाए तो क्या वो एडमिसिबिलिटी के टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, वो टेस्ट जो अभी एग्जिस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों पे हमारे यहाँ जो है ये जो इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च ओरिएंटेड होगा। और जिस तरह से पिल्फरेज या बहुत सारा मिलावट या बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने लगी हैं, बिल्कुल, और उसकी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों तक, और जो माध्यम है उसके जरिए ही होगी, तो उसका अवेयर होना, उसका स्टैंडर्डाइज होना, उसको कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम हर वो इंस्ट्रूमेंट लाएंगे यहाँ पे जो बिल्कुल लेटेस्ट हों, मॉडर्न हों, और जिसमें एरर की परसेंटेज, एरर के चांस मिनिमम हो। हालांकि वैसे कोई भी ऐसा विधा नहीं होती है जिसमें एरर रेट ना हो, बट जितना मिनिमम होगा उतना ही उसकी वेरासिटी, प्रोबेबिलिटी उसकी बेहतर होगी। तो हमारा जो उद्देश्य है इस पूरे सिस्टम को बनाने का, इस गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो है ताकि हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। जुडिशरी का जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, वो आदमी को ये लगे कि हम सेफ हैंड में हैं, हमारे साथ कोई गलत नहीं हो सकता। जैसे आम आदमी कहता है गलत फंसा दिया गया, अगर किसी ने गलत आरोप भी लगाया, तो अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है अगर वो इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए कि फिर आदमी को ये शक ना हो कि भाई कोई मेरे साथ गलत कर देगा। और डॉक्टर साहब, एक सवाल सीधे सीधे बनता है, जब हम समाधान की बात करते हैं तो समस्या को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बीइंग आईपीएस, आपने अलग अलग पोस्टिंग में, आप अलग अलग जगह तमाम तरह के केसेस देखे हैं आपने, और बड़े कठिन जनपदों में भी आप रहे हैं, बड़े हाई प्रोफाइल जनपद रहे हैं। उसके अलावा आप सीबीआई में रहे हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का आपने हेड किया है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को आपने लीड किया है। तो इन सब जगहों पर एविडेंस कलेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी लैक होती है, और फॉरेंसिक जब टेस्टिंग करते हैं तो वो कलेक्शन अगर ठीक ढंग से हुआ होगा, तो कोई टेम्परिंग नहीं होगी, या उसकी सैम्पलिंग ठीक ढंग से होगी, तो हम सही रिजल्ट तक पहुँचेंगे, वरना क्वेश्चन उठ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमारा जो कोई भी एविडेंस जो साइंटिफिक है उसमें लैब के एनालिसिस से पहले का जो पार्ट है, हमारा सैंपल का उठाना, वहाँ से कहाँ पे सैंपल है उसके बारे में जानकारी होना। इसीलिए जो मैंने अभी आपको 176(3) सेक्शन का जो जिक्र किया था, उसमें जो प्रोविजन है वो उसमें ये है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट थाने पे होना चाहिए, सीन ऑफ क्राइम पे विजिट करेंगे। तो इस चीज़ को वहाँ पे प्लग किया गया है ताकि वहाँ गलती ना हो। तो हमने जो इसके 3 वर्टिकल बनाए हैं इंस्टीट्यूट के, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, इसके 3 वर्टिकल हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। पहला है क्राइम सीन मैनेजमेंट, और हम इसके लिए भी एक अलग से एक डिप्लोमा कोर्स लाएंगे जो केवल एक्सक्लूसिवली क्राइम सीन मैनेजमेंट को एड्रेस करेगा। कई बार इसकी भी एक्सपर्टीज की कमी होती है, तो किसी तरीके से काम हो जाता है। उसमें हम अपने पुलिस के लोग हो सकते हैं, उसमें कुछ और भी लोग ऐसे हैं कि जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, और वो एक जनरल आदमी को भी जरूरी है उसके बारे में जानना। तो एक पहला वर्टिकल है हमारा क्राइम सीन मैनेजमेंट। दूसरा वर्टिकल है लैब एनालिसिस, जिसमें एक्रीडिटेशन है, प्रोसीजर्स हैं, उसके जो लैब के जो हमारे आपका चेन ऑफ कस्टडी लेबोरेटरी की क्या होंगी, उनके किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी, उसका कैसे आने सैंपल आने के बाद किस तरीके से आप उसकी कोडिंग, उसके बाद डिकोडिंग कैसे करेंगे, ये दूसरा वर्टिकल है। ये 2 वर्टिकल लगभग सभी जगह पढ़ाए जाते हैं बाई एंड लार्ज, उनमें सुधार की हर जगह जरूरत होती है ऐसा, बट ये वर्टिकल कॉमन है। लेकिन जो 3rd वर्टिकल है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो यूनिक है हमारा, वो है हाउ टू कन्वर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन इनटू क्रेडिबल एविडेंस। जो हमारा एक्सपर्ट है वो क्या करते हैं, वो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, उसको एविडेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब मान लिया कोई डीएनए की रिपोर्ट आई, अब वो उसने कहा कि ये मैच करता है, ये नहीं करता है, तो उसे जो हमारे एक्सपर्ट है उनको पता नहीं है कि इसका कहाँ यूज होगा, या उसका क्या चीज़ है, वो किसको आपको उसको कन्विक्शन की तरफ ले जा रहा है, किसको एक्सोनरेशन की तरफ ले जा रहा है, उसको क्या मालूम है। लेकिन ये कन्वर्जन की ठीक से जानकारी नहीं होती, तो उसका हमारे आईओ को पता नहीं है, उसका उसकी लैंग्वेज पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जो कन्वर्जन है ये हमारा 3rd वर्टिकल है, क्योंकि कोर्ट में वो एडमिसिबल हो और इम्पैक्टफुल हो। क्योंकि जो हम जब तक हम उसका जो रिपोर्ट बनी है उसका जब तक हम उसकी मेटा डेटा जो कहते हैं कैसे हुआ, जैसे इसका मेटा डेटा को समझने के लिए आम आदमी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप
कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं, उसका आपने आंसर लिख दिया, मान लिया कि इसका आंसर 40 आना है, कैसे आया? तो 40 कैसे आया? आपको मार्क्स तभी मिलेंगे ना जब आपका प्रोसीजर भी सही हो, उसे सिद्ध करना होगा। तो यही चीज़ रिपोर्ट में भी है। आपको केवल ये नहीं है कि केवल आपने उसका कंक्लूजन देख लिया कि ये मैच हुआ नहीं हुआ, मैच हुआ तो क्यों हुआ, मैच नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और यही जो हमारा लॉ है उसकी एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन चूंकि जानकारी नहीं होती लोगों को, खास करके जो लीगल स्टडीज़ वाले लोग हैं, जो जजेज़ हैं, जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो हमारे डिफेंस लॉयर्स हैं, चूँकि उनको ये स्टडी का पार्ट नहीं बनाया गया, इसलिए वो केवल रिपोर्ट की कंक्लूजन को पढ़ के और उससे फाइनल जजमेंट देते हैं या फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। ये चीज़ को हम परिवर्तित करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ ये भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आप दुनिया के अलग अलग देशों में घूमे हैं, वहाँ आपने देखा भी है कि एविडेंस कलेक्शन से लेकर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ में उसकी टेस्टिंग और रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के होंगे, कहीं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स आपने देखे हैं। तो भारत में अभी जो संसाधन उपलब्ध हैं, दुनिया में जो उपलब्ध हैं, उसमें क्या अंतर देखते हैं, और अब उसको अंतर को पाटने के लिए किस तरह के प्रयास चल रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्टिवली आपको बताऊं तो हर कंट्री के अपनी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, हर एक की, हर जगह की। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि सारी चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी हैं, किसी भी कंट्री में आप जाएं। मुझे इस काम के लिए काफ़ी कंट्री में जाने का मौका मिला। यूएन के दौरान में जब UNODC में था मैं, तो वहाँ भी मैंने बहुत कंट्री की विजिट की, और मेरा चूँकि इसमें इंटरेस्ट था, पुलिस ऑफिसर हूँ मैं, इसलिए मेरा और भी ज़्यादा उसको समझने का, देखने का मादा था। तो मैंने ये देखा कि हर जगह की स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं। तो मैंने जो ये विजिट की, अभी जो मैं 2022 में भी गया, तो मैंने वहाँ की स्ट्रेंथ ढूंढी और ये भी जाना कि इनकी भी वीकनेस क्या है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी है, हालांकि सुधार के हर जगह गुंजाइश है, क्योंकि आबादी हमारी सबसे ज़्यादा है। हाँ, आबादी भी है हमारी, हमारे केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो चैलेंजेज वहाँ भी हैं। जो मैंने जैसा आपको ये बताया, मैं आप उसका कंट्री का, उसका लैब का नाम नहीं लूँगा यहाँ, चूँकि वो ठीक नहीं लगता, लेकिन वहाँ की जो बेस्ट लैब है, वहाँ मुझे 10 दिन का मेरा प्रोग्राम था। तो ये जो मैंने आपको बताया कि फोरेंसिक साइंस को लॉ के साथ जोड़ना, वो जो आज अब मेरे मित्र भी हैं उस लैब के, जो CEO हैं, वो भी मुझसे ये कहते थे कि लॉ के बारे में हमें भी कोई जानकारी नहीं होती। तो वहाँ भी जो ये वैक्यूम है, वहाँ भी फोरेंसिक साइंस की जो स्टडी है, वहाँ भी जो पीडागोगी है, उसमें लॉ को वहाँ भी इंटीग्रेट नहीं किया गया। और ये मैं केवल US की बात नहीं कर रहा हूँ, आप UK चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, वो क्लेम जरूर करते हैं कि साहब काम चल जाता है, काम तो हम भी चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ नहीं चल रहा है काम चल रहा है। लेकिन अगर हम और उसको बेहतर कर दें, जैसे इसका एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप कार चला रहे हैं, कार के जो स्क्रीन है, विंड स्क्रीन है सामने, उस पर धूल पड़ी हुई है, आप तब भी चला करके डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। लेकिन अगर वो साफ हो जाए तो आपका फिर उससे क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, आपको ड्राइव करने का आनंद बढ़ेगा और रिस्क भी कम होगा। तो इसलिए अगर आप उसकी जो भी डस्ट है, उस पूरी डस्ट को साफ कर देंगे तो लोगों को उस पर विश्वास होगा। फेथ सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। तो फोरेंसिक साइंस हमारे जुडिशियल सिस्टम में फेथ डेवलप करता है। लेकिन मैं साथ साथ यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि फोरेंसिक साइंस को का ये ब्राइटर साइड है, इसकी निगेटिव साइड्स भी हैं। निगेटिव साइड ये है कि अगर हम प्रोसीजर ठीक ढंग से नहीं करेंगे, तो अगर किसी ने उसमें मिसचीफ कर दी, तो फिर वो बहुत बड़ा अनर्थ भी करेगा, बहुत मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी करेगा। इसलिए इसके जो प्रोसीजर्स हैं, उनको बहुत ही सुचिता के साथ SOPs बनाना, हर चीज़ को बिल्कुल ठीक ढंग से किया जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे स्टैंडर्डाइजेशन भी आता है, हर बार जो प्रोसीजर्स होते हैं वो एक रूपता उनमें आती है और लोगों को विश्वास करने के आधार बढ़ जाते हैं, और कोर्ट में चैलेंज भी करने के लिए रास्ते नहीं ढूंढ पाते हैं लोग, और उससे न्याय जल्दी मिलेगा और बार बार डिलेड जस्टिस नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, इससे फास्ट जस्टिस, जो हमारी स्पीडी जस्टिस जिसे बोलते हैं, उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। चूँकि आप पुलिसिंग का एक बड़ा वक्फा आपने उसमें गुजारा है और आपने बहुत बुनियादी सब दौर देखे हैं और सब तरह की सिचुएशंस को देखा है, पुलिस को और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के जो स्पेसिफिक ऑफिशियल्स हैं या उनके कर्मचारी हैं, उनको भी प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम आपके यहाँ प्लान में है क्या? देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये हमारा इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे IITs हैं या IIMs है, उसी ट्रेंड पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जहाँ जब हमारी कोई रिक्वायरमेंट आएगी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट्स आए, प्रोसिक्यूशंस आए, तो उनको हम मदद करेंगे। लेकिन हम पूरे के पूरे सिस्टम को ट्रेनिंग, चूँकि इतनी कैपेसिटी यहाँ नहीं होगी, तो हमने
जो प्लान बनाया है, हम ट्रेनर्स को तैयार करेंगे, मास्टर ट्रेनर हम ताकि बना वो के उसको देंगे, पूरा ताकि वो फिर जाए करके अपने जो उनके रेस्पेक्टिव जो हमारी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज़ हैं, वहाँ जाए करके वो रेप्लिकेट करें। तो हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि वो बेहतर ढंग से अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को हम उनको इनेबलिंग करेंगे। हम उनको ये नहीं चाहते कि वो डिफंक्ट हों और हम उनको रिप्लेस करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो सब ताकि वो मजबूत होंगे। तो क्योंकि हमारी 4 लाख फोर्स है लगभग, तो उतने लोगों को जब तक हमारे जो ट्रेनर्स हैं जो एक्चुअल एकेडमीज में काम कर रहे हैं, या जुडिशरी से हमें बहुत डिमांड आ रही है, जुडिशरी के लोग हैं, प्रोसिक्यूशन के लोग हैं, इवन एडवोकेट्स के मुझे रोज़ काफ़ी डिमांड आती है कि आप कुछ कोर्स करिए ताकि हम लोग भी उसको ठीक से समझ सकें। तो हमारा काम है फैसिलिटेट करना और इस काम को हम अंजाम देने का प्रयास और कोऑर्डिनेशन और सीमलेस एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिसिंग हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, अगर वो बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है तो वैल्यूज़ शेयर होती हैं और सबका फ़ायदा उसमें होता है। और मुझे लगता है पुलिस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस सुधार को लेकर के पूरे देश में हर तरह की बहस लगातार चल रही है। अलग अलग आयोग भी बने हैं, उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन भी दिए हैं और आपने भी बहुत अध्ययन किया है और उसमें से ये बहुत बड़ा अंग है उसका। और क्या आपकी, चूँकि आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, आपने बहुत सारा अनुभव लिया है, तो आपको क्या लगता है और भी क्या क्या डूएबल्स हैं, कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हम जस्टिस को और स्पीडी और बेहतर, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट बहुत फास्ट दिला सकें ताकि समाज का विश्वास बहुत बढ़ सके? देखिए, ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, ये एक पूरा जुडिशियल सिस्टम का पूरा रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है, मैं बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि एक लंबा विषय हो जाएगा और कुछ मेरी अपनी बोलने की लिमिटेशंस भी होंगी, क्योंकि मैं आपके दायरे से पूछना चाहता हूं। नीतिगत मुद्दे हैं ये। लेकिन जो मुझे लगता है खास करके जो हमारा जो पुलिस का जो सिस्टम है, जो हमारा फोरेंसिक का जो सिस्टम है, उसमें मेरा अपना मानना ये है कि हमें प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो बहुत बड़ी पुलिस फोर्स है, हम सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। मान लिया DNA का एक्सपर्ट बनाना है या कोई भी है, तो मेरा अपना विज़न ये है कि अगर हम हर ज़िले में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्राइम्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम स्पेशलाइज्ड टीम बना दें कि ये रेप का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये डेकोइटी या रोबरी की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो अगर हम 8-10 ऐसे क्राइम छांट करके और जितना वहाँ क्राइम है उसकी अकॉर्डिंग नीड के हिसाब से अगर हम टीम को गठित करें और उन्हीं को ट्रेंड करके हम एक अच्छी रेगुलर ट्रेनिंग दें। होता क्या है कि ट्रेनिंग में ज़्यादा बड़ी संख्या होने से एक बैच आया, फिर मान लिया उसको हमें और अपग्रेड करना है, तो फिर दोबारा वो लोग बदल जाते हैं, तो उनमें कुछ नए आ जाएंगे जिन्हें फिर दोबारा से आपको पढ़ाना होता है। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे एक और भी चीज़ है मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट में स्पेशलाइजेशन है कि ये सिविल कोर्ट है, ये फैमिली कोर्ट है, ये आपका गैंगस्टर कोर्ट है, तो वहाँ स्पेशलाइजेशन है। इसी तरीके से हर जगह स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। उससे स्पीड भी आएगी और क्वालिटी भी आएगी। और फिर जब आप एक काम को करने लगते हैं तो आपको उसमें अनुभव बढ़ता है, क्योंकि केस बाय केस हर बार नई तरह की जानकारियाँ, नई चीज़ें सीखते हैं। लेकिन अगर आप सब काम करने लगेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होने के चांस रहते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन भी एक स्किल्ड काम है, तो हमें इस स्किल को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रोफेशनलिज्म लाएं उसके। आपके इंस्टीट्यूट में हमने जो स्टूडेंट से मुलाकात की, हमने देखा कि बहुत फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा है आपका, लग रहा है उनकी स्ट्रेंथ बहुत समझ में आती है, उनके क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। तो क्या आपने एडमिशन के अंदर बहुत लेयर्स बनाई हैं क्या? देखिए, एडमिशन तो अपनी जगह है ही है। एडमिशन जैसे अभी जो बच्चे हैं जो आने वाले हैं, जब हमने पिछला बैच लिया था तब भी बहुत टफ कंपटीशन था, और ये ऐसे ही लाइटर साइड में मैं कह रहा हूँ कि कोई एक बहुत बड़े प्रोफेसर एक आए हुए थे किसी सब्जेक्ट के, तो मैं उनसे ऐसी मजाक में कह रहा था कि देखो ऐसा है कि जो हमने जिस एग्ज़ाम से बच्चे लिए हैं, मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आप इतने भिज्ञ व्यक्ति हैं लेकिन आप उसमें 50% मार्क्स नहीं ला सकते उस पेपर में। ऐसी हंसी मजाक की बात थी। तो बहुत टफ एग्ज़ाम लिया गया। तो क्वालिटी ये थी। लेकिन जो हमारा जो इस इंस्टीट्यूट का जो और बड़ा जो एक कारण है, क्योंकि मैं कोई इसको बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चूँकि इस फील्ड में बहुत लंबा अनुभव रहा है और मैं लिखता बहुत हूँ, मेरी काफ़ी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, मैं रोज़ लेक्चर देता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज़्यादा, तो मेरा कनेक्शन काफ़ी है। तो इन बच्चों को जो हमने एक्सपोजर दिया है, मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट में नहीं रहा होगा। और मेरा ये मानना है कि मैंने एक जगह कहीं बोला भी है कि अगर आपको लाइफ में आप किसी भी महान व्यक्ति के बारे में देखें
तो उसमें 5 ई काम करते हैं बहुत इम्पोर्टेंटली। एक है चाहेंगे कि पहला, आप हाँ बताइए हमारे पहला जो किसी भी आप चाहे हमारे महात्मा गांधी जी को देख लें, चाहे नेल्सन मंडेला जी को देख लें, चाहे किसी भी व्यक्ति को देख लें ऐतिहासिक टाइम से लेकर के और किसी भी काल में, उनमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपको। पहली है उसकी शिक्षा, 5 ई बोलता हूँ मैं उसका। फर्स्ट है एजुकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है उसका एक्सपोजर। तो जब तक आप उसे एक्सपोजर नहीं दोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि इन बच्चों को हमने इतना एक्सपोजर दिया है कि आप यकीन नहीं मान सकते। हमारे यहाँ अब तक जितने लोगों ने विजिट कर लिया होगा, कोई ऐसा वो नहीं होगा संस्थान जो इतने लोगों को बाहर से इनवाइट करके, और जो अपने क्षेत्र के स्टालवार्ट हैं, आईआईटी हों, हर वीक में कोई ना कोई बड़े उस स्टेचर का आदमी आता है जिससे ये लोग सीखें, क्योंकि एक्सपोजर बहुत जरूरी है। तो ये तीसरा ई हुआ। चौथा है इकोसिस्टम। आप कितना ही भी आपको ज्ञान है, कितना ही एक्सपोजर है, अगर आपको माहौल नहीं मिलेगा तो उसका लाभ तो आप पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। जब ये 4 चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपके अंदर मादा होना चाहिए एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने के लिए, कि आप एक्सीलेंस की तरफ जाएं, जो जिस लेवल पे हैं उससे और उन्नति की तरफ जाएं, उन्नत हों। तो ये 5 ई अगर आपके अंदर हैं तो आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी या एक व्यक्तित्व के रूप में आप आएंगे। आपने व्यक्तित्व के निर्माण की बात की है, तो हमारा देश चूँकि वो गांव का देश है और आप खुद मेरठ के बहुत ऐसे छोटे से गांव से आते हैं, खेती किसानी आज भी आपके घर में हो रही है और भारत में सबसे ज़्यादा कृषक परिवार हैं। और आज के मतलब पहले वहाँ से ज़्यादा लोग आते थे सर्विस सेक्टर में, लेकिन अब उल्टा हो गया है कि शहरों के विद्यार्थियों को ज़्यादा अवसर मिल पा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी थोड़ा कम हो गए हैं। शायद अवसर या उनको ज्ञान या उनको सही समय पर सूचनाएँ मिलना या उनको फैसिलिटेशन मिलने की कमी है। क्या उनको फोकस करते हुए भी कुछ कार्यक्रम बनाएंगे आप? देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट का फोकस है वो ये है कि इसमें हर व्यक्ति को एडमिशन मिलने का संभावना बने। और कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन बहुत काम कर रहे हैं। ऑनलाइन जैसे अभी हमने एक चैनल भी बनाया हुआ है खास करके फोरेंसिक साइंस लॉ का, बिल्कुल कॉमन आदमी के लिए, कॉमन लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, जिससे जैसे ये है कि क्राइम क्या है। अब लॉयर तो बता सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को उसको समझना है। हाँ, अपनी केसेस को कैसे, हाँ नहीं, बिल्कुल कॉमन आदमी के लिए कि क्राइम में और सिविल मामले में क्या अंतर होता है। अब ये हर आदमी की समस्या हो सकती है कि भाई क्राइम क्या है, जैसे कहते हैं एक सिविल कोर्ट है, ये क्रिमिनल कोर्ट है, वो आम आदमी कैसे समझे सिविल में और क्रिमिनल में क्या डिफरेंस है। अब उसको आप बहुत कानून तो पढ़ा नहीं सकते। या जैसे फोरेंसिक साइंस है, तो उस चैनल पे हमने कोशिश की है कि आप उसे बिल्कुल सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में आप उसको उस तक पहुंचाएं। तो इसको इनेबलिंग एटीट्यूड के लिए, इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए, ताकि उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चले, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो चैनल है उसे मैंने पहले डायरेक्टर के नाम से रखा था, डायरेक्टर। आप चैनल का नाम भी बताएं हमारे भी दर्शक। डायरेक्टर यूपीएसएफ रखा था नाम हमने पहले उसमें, लेकिन लोगों ने कहा कि साहब बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हम कैसे इसको ढूंढें। तो फिर वो अभी टाइम बीइंग हमने उसको मैंने अपने नाम से रखा हुआ है, डॉक्टर जी.के. गोस्वामी IPS। तो उससे आसानी से उनको मिल जाता है। तो अगर जिन लोगों को अगर इच्छा है तो वो यूट्यूब पे जाकर अगर इस नाम को करेंगे, मेरे नाम से करेंगे, तो उनको मेरा ये चैनल भी मिलेगा। उसके अलावा जो मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हैं जर्नल्स में, बुक के कुछ वो हैं सारांश हैं, वो आपको रिसर्च गेट पे मिल जाएंगे। और बहुत सारी पोस्ट्स में, बहुत फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं जितने भी सोशल मीडिया के चैनल यूज करता हूँ वो केवल और केवल एजुकेशन बेस होते हैं। उसमें मैं कोई व्यक्तिगत कोई चीज़ को पोस्ट नहीं करता, इसीलिए कि केवल ये एजुकेशन के पर्पज से इसको यूज किया। तो बिल्कुल डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी का ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत से लोगों के लिए प्रेरणास्पद भी होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ज्ञान, अनुभव और अपने जीवन के काम के एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ी थाती है, उनको भी बांटना है। और बांटने का ये तरीका निश्चित रूप से जिनके पास संसाधन है उनके पास भी, और जिनके पास नहीं है वो भी मोबाइल से कर सकते हैं, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है और सब टेक्नोलॉजी ने दूरियां कम कर दी हैं। डॉक्टर साहब, आपका और बड़ा स्वप्न क्या है? क्योंकि आप अपने आप में एक अध्ययन में लगातार आप रत हैं और आप देश दुनिया में अपनी पोजीशन तो बना ही चुके हैं, लेकिन अब भी जब आप कोई काम करता है तो उसको बहुत सारे सॉल्यूशंस दिखते हैं कि मैं यहाँ भी कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। इस तरह के सॉल्यूशंस में आपकी रुचि क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें आम आदमी को जितना उसे हम सशक्त करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आने वाला जो समय है, आज भी मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हर आदमी यूज करता है। आने वाले टाइम में अभी AI का ज़माना आ गया है, हर जगह कहीं ना कहीं हम डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हम
यूपीआई यूज कर रहे हैं और बहुत सारे अब हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में देख रहे हो आप, साइबर क्राइम से बहुत लोग हैं। एक और समस्या जो जिसे बहुत लोग नहीं भी बताते हैं वो है सेक्सटॉर्शन। बहुत सारा, बहुत बड़ा केस। तो ये एक ऐसी समस्या है कि जिसके बारे में जो आदमी चूँकि वो उसमें फंस जाता है तो फिर वो अपने घर वालों से किसी से बताने में भी शर्माता है कैसा। और ये काफ़ी बड़े बड़े केस जिसमें काफ़ी बड़ी अमाउंट लोगों ने ट्रांसफ़र किया और किसी को बताया तक नहीं, कंगाल हो गए लोग। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि इस दौर में जब हम मोबाइल फ़ोन या कोई भी डिजिटल वर्ल्ड को यूज कर रहे हैं, डिजिटल स्पेस को यूज कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करें। ये नहीं है कि हम कोई भी आदमी को ये मान लें कि ये जो सामने वाला है वो एक छद्म व्यक्ति है, ये मान के चलिए आप। और कभी भी कोई भी चीज़ जो है आप किसी भी सूचना को ऐसे ही हल्के में ना लें, और कहीं पर भी किसी को भी आप OTP ना दे दें, ठीक है। जो QR कोड होता है, एक मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ, जैसे QR कोड है, QR कोड का आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लीजिए, QR कोड से आप पैसा केवल भेज सकते हो। QR कोड से पैसा कभी आपको वापस नहीं मिल सकता, या QR कोड से आपको पैसा कोई आपके बैंक में नहीं भेज सकता। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भाई हम आपको पैसा भेजने वाले हैं, आपकी लॉटरी निकल गई, हम एक QR कोड भेज रहे हैं आपको और आप उसे स्कैन कर दीजिए, इसका मतलब है ये फ्रॉड है। दूसरा, कोई भी आदमी आपको फ़ोन करता है कि ये आपका बैंक का अकाउंट बंद हो रहा है, आपका मोबाइल फंड बंद होने वाला है, आप उस पर विश्वास मत करिए। आप अपना हर जगह आपको हेल्पलाइन नंबर होता है, आप गूगल में आप सारा दिन मोबाइल फ़ोन देखते हैं, गूगल में लिखिए कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI हेल्पलाइन, आपको तुरंत हेल्पलाइन मिल जाएगी, वहाँ से आप पूछ लीजिए। तो थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए। ये नहीं है कि किसी ने आपको कहा और आपने तुरंत उसकी बात को मानना शुरू कर दिया। ये मान के चलिए कि आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको कभी भी चीट कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी अपने जो आपके पासवर्ड हैं उन्हें कभी अपने मोबाइल में मत सेव करिए। कई बार मैं देखता हूँ कि आप सारी चीज़ें जो है अपनी सारी डिटेल आपकी अपनी मोबाइल में पड़ी हुई है। ठीक बात। किसी वजह से वो खो गया तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा, या किसी वजह से किसी ने उसको हैक कर लिया। कोई ये कहता है कि आप इस लिंक को क्लिक कर दीजिए, कोई अननोन लिंक आता है, कभी मत क्लिक करिए उसको, कभी भी। अननोन नंबर को, उस पर कोई भी चीज़ आती है बिना सोचे समझे मत उसको ऐसे खोल कर देखिए। कई बार कहते हैं कि आपके लिए मैंने ये संदेश भेजा है, ऐसे संदेश को कभी मत पढ़िए। चलते चलते मैं ज़रूर चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आप बहुत से पेरेंट्स हैं जो एक भेड़ चाल में हैं अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के। लाखों बच्चे हर साल उन कंपटीशन से कुछ हज़ार सीट्स होती हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, और इस तरह की नई जो स्ट्रीम्स आ रही हैं उनके लिए आप ज़रूर उनको अपील करें और उनको बताएं। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि जो अगला जो कम से कम 2 से 3 दशक जो है, और मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ, मेरे भी बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो मैं एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के तरीके से भी कह रहा हूँ। इसके साथ साथ कि मैं इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से कह रहा हूँ कि जो आने वाला भविष्य है उसमें आपके बच्चे या आप अगर स्वयं अभ्यर्थी हैं, एप्लीकेंट हैं, तो आपका भविष्य फोरेंसिक साइंस में, चाहे वो DNA हो, बैलिस्टिक्स हो, खास करके और भी अगर आप और एडवांस की बात करते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें आपकी डिजिटल फोरेंसिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, AI है, इनमें आपका भविष्य बहुत सिक्योर्ड है। और आप उसमें ये नहीं है कि आप केवल नौकरी के लिए ढूंढें, आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इंटरप्रेन्योर भी बने। बिल्कुल। हम जो यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, मैं उन्हें बार बार कहता हूँ कि आप नौकरी करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप नौकरी के लिए गुलाम मत बनिए। ये मत सोचिए कि बस मुझे नौकरी करनी है। आप अपना इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बात करिए। आप फोरेंसिक साइंस में आपको ताज्जुब होगा कि कई सौ करोड़ के बिजनेस की कंपनियां चल रही हैं। आप यकीन कर सकते हैं, चूंकि हम फोरेंसिक साइंस को मानते हैं केवल न्यायालय से संबंधित। बिल्कुल बिल्कुल। और लगता है सिर्फ सरकारी चला रही है, सरकारी चलाएगी, या इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम है। जैसे आप छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, फिंगरप्रिंट है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं। जितना प्राइवेट सेक्टर में जितने इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितने बैंक्स हैं, जितने और आर्बिट्रेशन के मामले हैं, उन सब में आपको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमें सरकारी नौकरी के लिए ही केवल सोचना है। सरकारी नौकरी भी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल सरकारी नौकरी करनी है और अवसर है उनका लाभ लेना चाहिए। उनके लिए इसमें असंख्य अवसर हैं, आपको उन अवसर को तलाशना है और अवसर आपके सामने हैं। अब आप उसे कैसे हार्नेस करते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी साइंस और आर्ट है ये। और मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छे ढंग से अगर पढ़ेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में आएंगे, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। हमारे इस इंस्टीट्यूट की अभी वेबसाइट पे आप जाइए, upsif.com पे आप जाएंगे, अगर .org
upsifs.org। अगर आपको कोई और डाउट हो रहा है तो UPSF लखनऊ लिख देंगे, तब भी आपको वो गूगल पे आप वेबसाइट पे ले जाएगा। उसमें आपका अभी हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं, आप उस पर जाइए और आपका यहाँ स्वागत है। लेकिन कंपटीशन टफ है, आप उसमें मैं जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, और मैं पेरेंट्स को भी इनवाइट करता हूं। जब आप एडमिशन लेंगे यहाँ तो हम आपको विजिट कराएंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास लैब हैं और आपके बच्चे एक सुरक्षित हाथ में रहेंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। बिल्कुल, ये तो हमने भी देखा है। तो आपका दावे में तो केवल दम नहीं है बल्कि बहुत पुख्ता दम है, क्योंकि इस स्टोरी के साथ में दूसरी स्टोरी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लेबोरेटरीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी हम दिखाएंगे दूसरी स्टोरी में। तो आपकी ये दोनों स्टोरीज़ आपके काम की होंगी। और डॉक्टर GK गोस्वामी का जो भाव है, आपके पिता भी शिक्षक रहे और आप खुद एक शिक्षक की भूमिका में, एक डायरेक्टर की भूमिका में, और आपने जितना अनुभव लिया है आप दिल खोलकर बांटने की दिशा में लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको भी और आपके इंस्टीट्यूट को भी और आपके विद्यार्थियों को, और जो आज नवोदित विद्यार्थी आपके यहाँ आने वाले हैं, आपके स्ट्रेंथ में हिस्सेदार होने वाले हैं, उनको भी। और उत्तर प्रदेश में ये मिसाल बनते बनते शायद और भी राज्य इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी को, दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, संस्थान की तरफ से आपको धन्यवाद। और आप द अप एंड डाउन ज़रूर देखते रहिए। और बेबाक का ये साक्षात्कार बेहद महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर साहब भी बेबाक हैं और हम भी बेबाक हैं, और इस दिशा में ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम जनता तक पहुँचाएँ। आप अवेयर हों, जागरूक हों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और साथ में अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, कोई और विचार है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम तक पहुँचे और हम उसका भी समाधान अगर डॉक्टर साहब से संभव होगा तो लेकर आएंगे, या और कोई विशेषज्ञ जिसको हम जोड़ना चाहें, सुनना चाहें, उन तक पहुँचेंगे। तो देखते रहिए द अप एंड डाउन। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।